नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे दार्शनिक सफर पर निकलते हैं जो शायद सही और गलत के बारे में हमारे सारे विचारों को जड़ से हिला दे। आज हम फ्रेडरिक नीत्शे की सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी किताबों में से एक ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी की गहराइयों में उतरेंगे। एक अच्छा इंसान होने का क्या मतलब है? ये सवाल सुनने में कितना आसान लगता है ना? जवाब भी मानो जुबान पर ही रखें। दयालु होना, ईमानदार होना, दूसरों की मदद करना। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये विचार, ये पैमाने आखिर आए कहाँ से? एक दार्शनिक था जिसने इसी सादे से दिखने वाले सवाल की जड़ तक जाने की हिम्मत की। तो आज हमारी ये पड़ताल कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम अपने नैतिक मूल्यों पर ही सवाल उठाएंगे। फिर हम स्वामियों की नैतिकता को समझेंगे, जो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। उसके बाद हम उस बड़े विद्रोह को देखेंगे जिसने बुराई को जन्म दिया। फिर जानेंगे अपराध बोध यानी गिल्ट के पैदा होने की कहानी। और आखिर में नीत्शे के उस सवाल पर आकर रुकेंगे जो आज भी हमें उतना ही परेशान करता है। तो तैयार है? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, हमारे नैतिक मूल्यों पर सवाल। यहां हम देखेंगे कि कैसे नीत्शे ने नैतिकता की पूरी इमारत को देखने का नजरिया ही बदल दिया। एक ऐसा तरीका जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मामला कुछ यूं है। ज्यादातर लोग, जिन्हें नीत्शे अंग्रेज मनोवैज्ञानिक कहकर बुलाते हैं, वो मानते थे कि अच्छा क्या है, ये बहुत सीधी सी बात है। जो काम दूसरों के लिए उपयोगी हैं, फायदेमंद हैं, उन्हीं कामों की तारीफ हुई और उन्हें अच्छा मान लिया गया। यानी अच्छाई का कोई इतिहास नहीं है, वो तो हमेशा से एक जैसी है। लेकिन नीत्शे ने कहा, ठहरिए, इतनी भी जल्दी क्या है? नैतिकता का अपना एक इतिहास है, और वो कोई साफ सुथरा इतिहास नहीं है। मूल्य हमेशा से थे नहीं, उन्हें बनाया गया है, गढ़ा गया है, और खास समूहों ने अपनी ताकत के लिए उन्हें ईजाद किया है। जैसा कि वो कहते हैं, केवल वही परिभाषित किया जा सकता है जिसका कोई इतिहास नहीं है। तो नीत्शे के लिए नैतिकता की इन जड़ों को खोदना एक जासूसी का काम था। तो अगर अच्छा हमेशा से एक जैसा नहीं था, तो फिर इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए दूसरे हिस्से में चलते हैं और नैतिकता की उस पहली प्रणाली को समझते हैं जहां से सब शुरू हुआ। स्वामियों की नैतिकता। ये हमारे आज के विचारों से बिल्कुल परे की दुनिया थी, यकीन मानिए। ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही शक्तिशाली भावना पर टिकी थी, जिसे नीत्शे पैथोस ऑफ डिस्टेंस यानी दूरी की भावना कहते हैं। जरा सोचिए, ये शासकों और शासितों के बीच एक गहरी मनोवैज्ञानिक खाई थी। ये श्रेष्ठता की वो पैदाइशी भावना थी जो कुलीन, शक्तिशाली और ऊंचे तबके के लोगों में थी। और इसी एहसास ने उन्हें ये हक दिया कि वो दुनिया को नाम दें, कि वो तय करें कि क्या अच्छा है। नीत्शे के लिए पहले मूल्य अच्छे कर्मों को पाने वालों से नहीं आए, बल्कि उन ताकतवर लोगों से आए जिन्होंने सबसे पहले अपने ही कामों को, अपनी ही शख्सियत को अच्छा कहा। तो ये काम कैसे करता था? बहुत ही सीधे साधे तरीके से। अच्छा, वो सब कुछ था जो उन ताकतवर लोगों जैसा था, शक्तिशाली, ऊंचे ख्यालों वाला, आत्मविश्वासी। और बुरा? बुरा बस उसका उल्टा था, नीच, दब्बू, आम और असभ्य। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये बुराई का वो नैतिक फैसला नहीं था जो हम आज करते हैं। ये बस एक फर्क था जो ये दिखाता था कि हम और वो अलग हैं। ये उनकी अपनी ताकत और शान का एक कुदरती नतीजा था। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ पलट कर रख दिया। यहां से कहानी पूरी तरह घूम जाती है। भाग 3, मूल्यों में एक विद्रोह, और इसी के साथ होता है बुराई का आविष्कार। ये वो पल था जब स्वामी नैतिकता को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया। नीत्शे के मुताबिक इस क्रांति की चिंगारी पुरोहित वर्ग यानी प्रीस्ट्स ने लगाई। ये लोग भी कुलीन थे, लेकिन योद्धाओं की तरह जिस्मानी तौर पर ताकतवर नहीं थे। उनकी ताकत दिमाग में थी, रूहानियत में थी। अपनी कमजोरी और अंदर ही अंदर सुलगती नफरत ने उन्हें कर्म से दूर कर दिया, और वो मन में द्वेष पालने लगे। अब ये कोई तलवारों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसने दुनिया के सारे मूल्यों को उलट पुलट कर रख दिया, और इसकी कमान शक्तिहीनों के हाथ में थी। और इस विद्रोह का इंजन था एक गहरा मनोवैज्ञानिक जहर जिसे नीत्शे रेसॉन्थिमा कहते हैं। यह सिर्फ गुस्सा या जलन नहीं है, ये शक्तिहीनों की शक्तिशाली लोगों के प्रति एक गहरी, सुलगती हुई और सबसे जरूरी बात, एक रचनात्मक घृणा है। जी हां, रचनात्मक, क्योंकि ये सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से नए आदर्श और नए मूल्य गढ़ देती है। ये नफरत से पैदा हुई एक ऐसी ताकत थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये महान उलटफेर असल में दिखता कैसा था? देखिए, स्वामी नैतिकता में अच्छा बनाम बुरा था। अच्छा यानी मजबूत, साहसी, कुलीन। लेकिन दास नैतिकता में
अच्छा बनाम बुराई की जंग थी। और यहां अच्छा का मतलब हो गया विनम्र, गरीब, धैर्यवान और नर्म। देखा आपने कैसे सब कुछ पलट गया। जो कुछ भी स्वामी अच्छा कहते थे, ताकत, गर्व, वो सब अब बुराई बन गया। और कमजोरों के सारे गुण, विनम्रता, सहिष्णुता, ये अच्छाई का पैमाना बन गए। ये इतिहास का सबसे बड़ा तख्ता पलट था। और यही नीत्शे अपना सबसे चौंकाने वाला दावा करते हैं। वो लिखते हैं, प्रतिशोध और घृणा के उस पेड़ के तने से, यहूदी घृणा से, कुछ उतना ही अतुलनीय विकसित हुआ, एक नया प्रेम, सभी प्रकार के प्रेम में सबसे गहरा और सबसे उदात्त। नीत्शे के मुताबिक यह दास विद्रोह, जिसे वे प्राचीन यहूदियों के पुरोहित वर्ग से जोड़ते हैं, इतना गहरा और शक्तिशाली था कि इसने प्रेम की उस अवधारणा को भी जन्म दिया जिसे हम आज जानते हैं। ये उनके नए मूल्यों की सबसे बड़ी और आखिरी जीत थी। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, मूल्यों के उलटफेर की कहानी। लेकिन इस नई नैतिकता ने इंसान के मन के अंदर क्या किया? चलिए चौथे भाग में चलते हैं, अपराध बोध का जन्म। ये वो कीमत है जो हमने सभ्य होने के लिए चुकाई है। नीत्शे का सिद्धांत ये है कि सभ्यता बनाने के लिए हमें अपनी जंगली पाशविक प्रवृत्तियों को दबाना पड़ा। जब इंसान को समाज और कानून की एक सामाजिक सीधी जैकेट पहना दी गई, तो हमारी आज़ादी, हमारी आक्रामकता की जो सहज इच्छाएं थीं, उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो बाहर नहीं निकल सकीं, तो उन्होंने अंदर की ओर मुड़ना शुरू कर दिया, यानी खुद हमारे ही खिलाफ। तो ये बुरी चेतना या अपराध बोध पैदा कैसे हुआ? नीत्शे इसे कुछ इस तरह समझाते हैं। पहला, समाज ने इंसान को कैद कर लिया। दूसरा, उसकी विनाश और आज़ादी की जंगली इच्छाएं बाहर निकलने से रोक दी गईं। तीसरा, ये दबी हुई इच्छाएं वापस इंसान के अंदर मुड़ गईं, खुद के ही खिलाफ। चौथा, इंसान ने खुद पर हमला करना, खुद को कोसना और सताना शुरू कर दिया। और पांचवां, यही अंदरूनी आत्मपीड़ा, खुद के खिलाफ ये गुस्सा, उस चीज़ की जड़ है जिसे हम आज बुरी चेतना या अपराधबोध यानी गिल्ट कहते हैं। इस गहरी अंदरूनी तकलीफ को दिखाने के लिए नीत्शे एक बहुत ही ताकतवर तस्वीर पेश करते हैं। वो लिखते हैं, ये जानवर जिसे कोई पालतू बनाना चाहता है और जो अपने पिंजरे की सलाखों पर खुद को पीट पीट कर कच्चा कर लेता है, ये तड़पता और हताश कैदी बुरी चेतना का आविष्कारक बन गया। नीत्शे के मुताबिक ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान आज तक नहीं उभर पाया है। तो ठीक है, ये सब इतिहास की बातें हो गईं, लेकिन अब इस पूरी कहानी को आज के समय में लाते हैं। ये 19वीं सदी की बातें आज हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं? आखिरी पड़ाव, नीत्शे का स्थायी प्रश्न। तो इस सब का निचोड़ क्या है? नीत्शे कहते हैं कि वो दास विद्रोह इतना ज्यादा सफल रहा कि आज उसके मूल्य विनम्रता, करुणा, समानता हमारी नैतिक सोच की नींव बन चुके हैं। हम उन पर सवाल ही नहीं उठाते। हम सब जाने अनजाने उसी नैतिक क्रांति के वारिस हैं, और जिसे हम बिना सोचे समझे अच्छा कहते हैं, वो असल में उसी सदियों पुरानी नफरत और कमजोरी का नतीजा है। और यहीं नीत्शे की सबसे गहरी और बेचैन कर देने वाली आलोचना छिपी है। उन्होंने इस पूरी नैतिकता को जीवन विरोधी कहा। उनका मानना था कि ये कमजोरी से पैदा हुई है, इंसानियत के मजबूत, स्वस्थ और ताकतवर पहलुओं के खिलाफ एक घृणा से जन्मी है। उनके हिसाब से हमारी आज की नैतिकता, जो दुख और कमजोरी को महान बताती है, वो असल में इंसान को फलने फूलने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। और ये हमें उस आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो नीत्शे की पूरी पड़ताल से उभरता है। तो क्या हमारी नैतिकता, हमारे अच्छे और बुरे के सारे पैमाने बस एक बहुत बड़े झूठ पर बने हैं? देखिए, नीत्शे का काम हमें कोई आसान जवाब नहीं देता। वो तो बस हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेते हैं। ये किताब हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है कि हम अपने मूल्यों की खुद जांच करें, उनकी जड़ों को पहचानें और फिर खुद से पूछें, क्या मेरे मूल्य जीवन को हाँ कहते हैं? मेरे लिए वास्तव में अच्छा क्या है? ये सब कुछ तबाह करने का बुलावा नहीं है, बल्कि खुद की गहराई से जांच करने और शायद जीवन को बढ़ावा देने वाले नए मूल्य बनाने के साहस का एक गहरा आह्वान है।